आप सभी का स्वागत है। 70वां वर्ष हम मना रहे हैं आज़ादी का, जहां पर 15 अगस्त की सुबह सुबह 7 बजे से लेकर सभी बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष, हर एक व्यक्ति अपने सफ़ेद वस्त्रों पर सीने पर तिरंगा लगाकर घर से निकल पड़ा था। कोई हाथों में तिरंगा लेकर चला था, तो कहीं पर स्कूलों में, पाठशालाओं में, दफ्तरों में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हो, वहाँ पर सभी जगह पर तिरंगा लहराया गया और स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया। लेकिन इसी के विपरीत एक ऐसी शर्मनाक घटना हुई उस्मानाबाद में, जहां पर मैं आपको बता दूं, बौद्ध महिला सरपंच रुक्मिणी ओभाल नाम की वहां की सरपंच थी। जो गांव था उस्मानाबाद का उपलई, जो कलम नाम के तालुका में आता है, वहां पर एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम यही भारतवासी हैं जहां पर हम महिलाओं का सम्मान करना सीखते हैं, गौ माता का सम्मान करते हैं, भारत माता का सम्मान करते हैं, लेकिन एक महिला का सम्मान यहाँ पर नहीं किया गया। उनको झंडा फड़काने से रोका गया, साथ ही मारा पीटा गया और जाति पर से गंदी गालियां दी गई। उनके साथ उनके भतीजे को भी मारा गया। तो इस तरह की घटना है और आज का हमारा चर्चा का विषय भी यही है। तो हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए फिलहाल आए हैं यहाँ पर राकेश शिर्के जी, जो कि एक पत्रकार है। उसके बाद शिल्पा कामले जी, जो कि एक लेखक है और सामाजिक कार्यकर्ता है, और वैशाली जगताप जी है, जो कि आरपीआई की मुंबई की जनरल सेक्रेटरी है। तीनों का मैं स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे और सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी, शिर्के सर आपसे पूछना चाहूंगी, क्या लगता है कि क्यों इतनी बुरी तरह से अपमानित किया गया एक महिला को? क्या महिला थी इस वजह से या दलित महिला थी इस वजह से? क्या बड़ा कारण होगा? क्योंकि एक सरपंच होने के बावजूद इस तरह से कोई बिहेवियर क्या सहना सही है? जी बिल्कुल, मैं पहली बार तो इस घटना की निंदा करता हूं और तीव्र शब्दों में इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। आज हम 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन क्या मुझे लगता है या क्या मैं सोचना चाहता हूं कि मैं आज़ाद हूं? जिस तरह से उस महिला सरपंच के साथ बर्ताव किया गया है, वो किसी भी हालत से कोई भी भारतीय नागरिक सह नहीं सकता है। लेकिन हाँ, ये हुआ है तो हमें यहाँ पे आके इस पे चर्चा करनी पड़ रही है। मैं इस पूरी घटना के बारे में हम अगर खुले दिल से अगर बात करें, या उस महिला के पीछे जो लगी हुई जात है, जो बौद्ध महिला है, वो अगर निकाल दे और हम अगर खुली चर्चा करें, तो हमें ये बताना होगा और पत्रकार करके मुझे ये बताना होगा कि वह महिला एक भारतीय नागरिक भी है। उसके ऊपर वह एक सरपंच है। सरपंच इस पद का जो मायना है वो भी हमें समझ में आना चाहिए, वो समझ में लेना चाहिए, ताकि हम आगे जाके इस चर्चा को और थोड़ी सी दूसरी जगह से, दूसरे दृष्टिकोण से भी हम उसे देख सकेंगे। तो इस सब जानकारी के बाद मुझे ये कहना पड़ रहा है, अफसोस से कहना पड़ रहा है कि यहाँ की ना ही महिला, ना ही बौद्ध समाज, ना ही यहाँ के पिछले जाति के लोग आज़ाद है। ये इसको मैं बहुत विचारपूर्वक से मैं ये बात कहने जा रहा हूँ। जी जगताप मैडम, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, एक महिला सरपंच है, चलिए एक सरपंच है, उनके क्या अधिकार होते हैं? क्या सरपंच का अधिकार नहीं है कि वो किसी पाठशाला में जहाँ पर बुलाया गया हो वहाँ पर झंडा लहरा सके और देश के तिरंगे का सम्मान कर सके? मुझे ऐसे लगता है कि हर महिला का वो अधिकार है, और अगर ये महिला सरपंच है तो उसका तो अधिकार बनता ही है कि वो अगर चीफ गेस्ट के तौर पे अगर वो बुलाई जाती है तो उसे ये कानूनन है कि वो लहरा सकती है झंडा। लेकिन ये जो भी घटना हुई है उसकी हम पूरी तरह से निंदा करते हैं। वो बौद्ध है, ये बात हम अलग ही रखते हैं, लेकिन वो एक महिला है और उसको ये अधिकार मिलना ही चाहिए, ये मेरा दिल से मानना है। सरपंच के क्या क्या अधिकार होते हैं, क्या हम उस पर थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं? वैसे देखा जाए तो आप जो सवाल कर रही हो कि सरपंच के अधिकार क्या है, जैसे कि हम बम्बई शहर में रह के हम नगर सेवक के तौर पे हम जब बात करते हैं, तो नगर सेवक के जो अधिकार है कि वो रिप्रेजेंट करते हैं एक वार्ड को, उसी तरीके से सरपंच वो रिप्रेजेंट करती है अपने एक गांव को। बिल्कुल, तो तात्पर्य मुझे इससे यही निकालना है कि सम्मानीय व्यक्ति होता है। बिल्कुल, क्यों नहीं, सम्मानीय गांव के पहले प्रथम व्यक्ति भी हम कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जबकि बम्बई की महापौर अगर वो फर्स्ट सिटीजन है बम्बई की, तो सरपंच क्यों नहीं, और वो महिला है तो उसको वो अधिकार, वो सम्मान, वो जरूर मिलना चाहिए। बिल्कुल। अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि महिलाएं जब सरपंच बन रही है, नगर सेविकाएं बन रही है, तो इसमें
महिला आरक्षण का एक बड़ा हाथ है, तो किस तरह से आरक्षण का एक स्ट्रॉन्ग हम कह सकते हैं कि बैकअप रहा है महिलाओं को अच्छी बड़ी पोस्ट तक पहुंचने के लिए? आपका ये भी सवाल, जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हमें जो रिजर्वेशन दिया है महिलाओं को आगे आने के लिए जी, तो मुझे खुद को ये पहले सवाल मेरे मन में आता है कि क्या सही मायने में हमें वो 50% रिजर्वेशन मिलता है। वैसे देखा जाए तो कागज पे है 50% रिजर्वेशन, पर जब बात आती है महिलाओं को नगर सेवक बनना है, सरपंच बनना है या किसी बड़े पोस्ट पे जाना है, तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ कागज पे ही रह जाता है, उसको वो अधिकार उस तरीके से नहीं मिलता है जहाँ की उसको वो मिलना जरूरी है। शिल्पा जी, आपका क्या मानना है इस पर? रिजर्वेशन एक ऐसी एक्शन है जिससे जिस सेक्शन को, सोसाइटी के जिस सेक्शन को चांस नहीं मिल रहा है उनको थोड़ा पुशअप करके हम आगे लाते हैं। और जो पंचायत राज में रिजर्वेशन है, 73 और 74 अमेंडमेंट्स हुई 93-92 में, उसके बाद ही रिजर्वेशन आया। बिहार जैसा एक स्टेट है जहाँ पे 50% रिजर्वेशन है वुमेन के लिए, और इतना जबरदस्त रिजल्ट दिख रहा है पंचायत राज में। भी हुआ है उसका? हुआ है, डेफिनेटली हुआ है, होना चाहिए जी। अगर हम कहें कि ये जो केस हुई है, एक डिजर्विंग व्यक्ति है, एक औहदे पर है, उसके साथ इस तरह से बुरा व्यवहार किया गया है, तो उसके पीछे की मानसिकता बहुत ही विकृत मानसिकता है। और जो व्यक्ति है, मैं उनका नाम बताना चाहूंगी, राम हरी मुंडे। ये वहाँ के एक्स सरपंच है, माजी सरपंच रहे हैं और ये शिवसेना के हैं। तो क्या मेंटलिटी रही होगी उस व्यक्ति की जो इतना बुरी तरह से अपमानित किया? आपको क्या लगता है वैशाली जी? मुझे ऐसे लगता है कि जैसे शिवसेना की वो व्यक्ति है, तो उनको दलितों के बारे में उनकी राय इतनी अच्छी है नहीं। जैसे कि मराठवाड़ा विद्यापीठ का जो मुद्दा उठाया था, वहाँ उसी वक्त बाला साहब ठाकरे ने ये कहा था, घरात नाही पीठ आणि मागतात विद्यापीठ। तो उनकी मानसिकता यही होगी, उनके कार्यकर्ताओं की भी मानसिकता यही होगी। मुझे ऐसा लगता है कि इस मानसिकता को हमें थोड़ा बदलना चाहिए, जिसकी जरूरत है। और जब तक हम वो नहीं बदलते तब तक मुझे नहीं लगता है कि कुछ बदलाव आएगा। हम चाहते हैं कि बदलाव आना ज़रूरी है। 70 इयर्स का हम इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी महिला को वो सम्मान मिल रहा है या वो सम्मान मिल रहा है जो मिलना ज़रूरी है। और शिवसेना के बारे में तो यही कहूंगी कि आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो एटीट्यूड हमेशा से ही रहा है शिवसेना के दलितों के प्रति, बाबा साहब को भी उन्होंने अपमानित करने के लिए कहीं पर कोई जगह छोड़ी नहीं थी। मराठवाड़ा इंस्टीट्यूट के टाइम पे नामांतरण के वक्त, जैसे कि वैशाली जी ने बताया, वो भी बात सही है। और कुछ निजाम से लेकर भी उनका संबंध जोड़ा गया और बहुत बुरी तरह से बिहेवियर रहा। वर्ली में जो रायट्स हुए थे दलित पैंथर के साथ उस वक्त, और ऐसे कई सारे प्रसंग है। तो आपको क्या लगता है कि शिवसेना के ये एटीट्यूड, क्या उनको किसी तरह का कोई भय नहीं रहा है? जहां हम देख रहे हैं कि कांग्रेस है वो खुद को सर्वधर्म समभाव बताती है कि हम बाकी लोगों की भी केयर कर रहे हैं। बीजेपी जहां पर कम से कम दिखावे के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन 125वीं जयंती मनाता है, वहीं पर शिवसेना को क्या कोई खौफ नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ शिवसेना के बारे में। शिवसेना ने कभी भी खुद को सेक्युलर नहीं बताया है। उनकी पूरी कारकिर्दगी अगर देखें तो उन्होंने खुले दिल से और बिन तोड़ से कहा है कि हम हिंदुत्ववादी हैं। तो ये हिंदुत्ववादी क्या है, इसके बारे में जब बाला साहब ठाकरे जिंदा थे तो उनसे भी पूछा गया। आज की शिवसेना के नेताओं को भी हम लोग एज अ पत्रकार पूछते हैं तो वो बताते कि नहीं, हमारा हिंदुत्ववाद वो है जो पूरे देश को लेके आगे जाने वाला है। तो इसका कोई भी सही तरीके से जवाब वो नहीं दे पाते। रही बात दूसरी, जो शिवसेना का माजी सरपंच है, उसने इस तरह से दुर्व्यवहार किया है अपने महिला के साथ, तो उसको मैं थोड़ा सा अलग नज़रिए से देख रहा हूँ एक पत्रकार के नाते। अभी जो एक सिनेमा बहुत जोरों से चल रहा है ना, सैराट, जिसको हमने ऑनर किलिंग के तौर पे देखा था, तो अगर वो सिनेमा हम जो फिर से देखेंगे और उसे याद करेंगे तो जो लास्ट का सीन एक है जहाँ पे वो आर्ची के पिताजी इलेक्शन हार जाते हैं और उनके जगह पे एक महिला सरपंच बनती है। तो यही है वो सब मेंटालिटी। आप मानसिकता की बात कर रहे थे कि क्या मानसिकता होगी उस माजी सरपंच की जिसने ये बर्ताव किया है, तो यही मानसिकता सैराट में दिखाई गई थी नागराज मंजुले जी ने। तो इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये शिवसेना में भी है, ये कांग्रेस में भी है, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी है, ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी में है, भाजपा में भी है। तो इसको हम
राजकीय दृष्टिकोण से हम इस घटना को नहीं देख सकेंगे। हमें यहाँ के देश के जाति व्यवस्था के अनुशंस से इस घटने को लेकिन आइडियोलॉजी जिसको फॉलो करती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज की भी कुछ ना कुछ आइडियोलॉजी होती है। जैसे आपने बताया कि ये जो 3-4 जो मेन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है वो किस तौर से काम करती है, उनकी क्या मेंटेलिटी है। लेकिन इसी के विपरीत हम जब देखते हैं, शिल्पा मैम आपसे पूछना चाहूंगी कि जो बाकी दलित पॉलिटिकल पार्टीज है, जो अम्बेडकराइट पार्टीज है, उनका और जैसे शिवसेना हो, भाजपा हो, इनके आइडियोलॉजीज में क्या सच में फर्क नजर आता है आपको? डेफिनेटली है। जो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टीज है उनको अपना एक वोटर बेस है और उनको अपने वोटर बेस को खुश रखना है, न कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है उनको एक्सेप्ट ही नहीं करना है। उनका जो टारगेट है वो है कि ये चुनाव हम कैसे जीते। अब जो दलित आइडियोलॉजी लेके दलितों के लिए जो पार्टी खड़ी है उनकी अपनी एक लिमिटेशन है, बिकॉज उनका बेस तो उनकी लिमिटेशन की उनका आवाज कितना पहुंचाएगा बाहर। इसी बात से लेकर अगला ये सवाल करना चाहूंगी कि ऐसे वक्त जब भीम शक्ति शिव शक्ति एक होती है तो ये आइडियोलॉजी कहाँ जाती है उसके बाद? क्या ये आइडियोलॉजी अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी सस्टेन कर पाती है? मुझे नहीं लगता कि भीम शक्ति शिव शक्ति ये जो एक्सपेरिमेंट है वो अम्बेडकर आइडियोलॉजी आगे लेके जा सकती है, क्योंकि वो आइडियोलॉजी इटसेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है। वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शंस है। जो बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने लिखा है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्टीज, ये जो देखो ये जो इंसिडेंट्स हुआ है, ये इंसिडेंट कैसा है कि स्कूल में हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप विजन क्या दे रहे हैं बच्चों को। और दूसरी बात तो ये है कि ये फ्रीडम डे के दिन, इंडिपेंडेंस डे के दिन हुआ है। मतलब जो राजा ढाले जी ने क्वेश्चन पूछा था कि स्वातंत्र किस गधे का नाम है, तो अनफॉर्चुनेटली वी आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन इन 2016। अब तक ये सवाल अब तक हल नहीं हो पाया। यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और भी कुछ सवाल है जिसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक। आज की आवाज में फिर एक बार स्वागत है। ब्रेक के बाद आप सभी का विषय जहां चल रहा है कि दलित सरपंच महिला को बहुत बुरी तरह से माजी शिवसैनिक, वहां के सरपंच जो थे गांव के उस्मानाबाद में, उन्होंने बुरी तरह से पीटा, उन्होंने बुरी तरह से गाली गलौज की, उनको जातिवाचक गालियां दी। तो यही हमारा विषय चल रहा था। वैशाली जी आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि भीम शक्ति शिव शक्ति आने के बाद अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी कहाँ जाती है, कहीं खो सी जाती है। तो इस वक्त मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि जहां पर विक्टिम है एक दलित व्यक्ति और जो अक्यूज है वो है शिवसैनिक, तो इस वक्त क्या आप दलित, आपकी जो पार्टी है वो दलितों को सहानुभूति दी, शिवसेना के अगेंस्ट क्या कुछ कहना चाहेगी? यहाँ पे हम बहुत बार, मतलब बहुत चैनल्स पे यही चर्चा होती है, तो हम बार बार ये क्यों सोचते हैं अगर किसी महिला पे कोई अत्याचार होता है तो हम उसे दलित कह के क्यों हम उसको संबोधते हैं? हम क्यों नहीं एक महिला करके उसकी तरफ देखना ज़रूरी है? तो जब भी मतलब ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो उस वक्त दलित को ही मतलब पॉइंट किया जाता है कि वो दलित है, वो दलित है इसीलिए। तो हमारा ये मानना है कि पार्टी का भी यही मानना है, चाहे वो कोई भी हो, दलित हो या फिर वो नॉन दलित हो, अगर अत्याचार हो रहा है तो हमें आवाज़ उठानी है। जैसे कि आप शिवसेना के बारे में भी, आप शिव शक्ति और भीम शक्ति के बारे में, जैसे कि शिल्पा ताई ने ये कहा कि वो एक कंट्रोवर्सी है, इनका कुछ मानना है, इनका कुछ मानना है। हम फॉलो करते हैं बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन को। मुझे आप ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले कितने लोग हैं? जैसे कि अभी हमारे भाई साहब ने भी ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारा मेन बेस है, लेकिन कितने लोग ये मानते हैं कि बाबा साहब ने ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है? बहुत बार हम फेसबुक पे पढ़ते हैं, व्हाट्सएप पे ये बात हम पढ़ते हैं कि बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं है, कुछ मुद्दे उन्होंने उसमें कुछ सजेस्ट किया था। तो यहाँ से शुरुआत होती है कि जब तक हम ये नहीं समझते हैं, ये तो स्ट्रैटेजी हमेशा चलेगी हाँ, इस तरह से दमन करने की। जी, तो हम ये क्यों, इसीलिए मैं यही कहती हूँ कि शिवसेना का है इसीलिए उसके विरोध में कुछ कहेंगे या फिर दलित है उसके सपोर्ट में कुछ कहेंगे। मैम, मैंने पहला जो सवाल किया था वो फिर से एक बार मैं करना चाहूंगी। आपको क्या लगता है ये जो वारदात हुई है
ये महिला होने की वजह से उनके साथ हुआ है या दलित महिला होने की वजह से हुआ है? ज्यादा गुस्सा या जो घृणा जो इनके मन में जो पनपती है, जो मनुवादियों का जो दिमाग जिस तरह से चलता है, क्या महिला होने की वजह से ये दमन किया गया या दलित होने की वजह से? दलित होने की वजह से जी। तो अगर ये दलित नहीं होती, अगर ये दलित नहीं होती और ये अपर कास्ट की होती, तो मुझे नहीं लगता है कि जो उन्होंने सहा है उनको सहना पड़ता था। क्योंकि जो मारपीट हुई है, कितनी बेशर्मी की बात है कि ये माजी सरपंच जो है शिवसेना के, उन्होंने उनको बच्चों के सामने मारपीट की है। और उससे भी ज्यादा घृणास्पद बात है कि पुलिस उनकी केस दर्ज नहीं करवा रहे हैं। उनको 10 घंटे तक बाहर बिठाया गया था। और यहाँ पे हमें ये सवाल खुद को पड़ता है कि क्या महिलाएं सुरक्षित है? तो सुरक्षित नहीं है, यही सामने आता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि शिवसेना का अगर वो माजी सरपंच है और ये जो महिला दलित है, अगर ये कुछ हुआ है नहीं हुआ ही है, तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी। मैं पहला जो मुद्दा था आपका वो शिर्के सर से पूछना चाहूंगी। क्या लगता है जो उन्होंने कहा है अभी कि इस वक्त पहले बात जो कही कि दलित करके आप ध्यान मत दीजिए, सिर्फ महिला देखिए, लेकिन फिर से जब प्रश्न मैंने पूछा कि वो दलित थी इस वजह से ये हरकत हुई या महिला थी इस वजह से हुई, आपको क्या लगता है कि आरपीआई की क्या भूमिका रहेगी शिवसेना के प्रति? क्या वो कहीं अगेंस्ट कुछ बोल पाएगी? नहीं, एक इससे भी पहले जो आपका जो बेसिक क्वेश्चन था कि शिव शक्ति और भीम शक्ति के बारे में कहाँ पे जाती है जब ऐसी युति होती है राजकारण में, तो ये आइडियोलॉजी कहाँ पे जाती है? तो हम शुरू से ही ये बात कह रहे हैं कि शिव शक्ति और भीम शक्ति ये प्रयोग ही असफल हो सकता है। इसकी कोई आउटपुट नहीं आ सकता इस प्रयोग से, क्योंकि दोनों आइडियोलॉजी में ज़मीन आसमान की का फर्क है। जो भीम शक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब को आइडॉल मानती है और उनके विचारों पे चलती है, और जो शिव शक्ति है वो शिवाजी महाराज के विचारों पे कम और बाला साहब ठाकरे के विचारों पे ज़्यादा चलती है। तो कहाँ पे बाबा साहब, मैं बाला साहब ठाकरे को कुछ इस कम दर्जे से नहीं देख रहा हूँ, लेकिन आइडियोलॉजिकली अगर हम बात करें, जो नेशनल लीडर था उसकी जो सोच थी, जो वैश्विक सोच थी, जो यूनिवर्सल थॉट था, जो उन्होंने अपने संविधान में दिखाया है, हम जो संविधान आज जो अपना देश उस संविधान से चल रहा है, तो वो भीम शक्ति और शिव शक्ति एक साथ नहीं आ सकती। एक तलवार में दो मैन, ये जो मुहावरा है, उसी तरह से ये बात भी है। और जब शिव शक्ति के बारे में हम जब ओपनली डिबेट करते या चर्चा करते, तो शिवसेना के यहाँ से सिर्फ एक ही नाम आता है, और वो कहते हैं कि देखो हम भी लिबरल है, हम भी सेक्युलर है, क्योंकि हमारे पास साबिर शेख जैसा नेता है। जी, तो आपको लगता है क्या मानना है आपका, क्या सच में वो सेक्युलर है? नहीं है, वही पे मैं जा रहा था। जो साबिर शेख साहब ने जो भी काम किया है अपने समाज के लिए, वो अलग बात थी। और उसी वक्त उस दौर का अगर हम अभ्यास करें तो थाना में आनंद दिघे साहब थे, और थाना के आगे से, कल्याण से आगे साबिर शेख जी का काम चलता था। और इन दोनों को लेके बाला साहब ठाकरे वो अपने ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, वो दोनों को वोट चाहिए था। और उसी कैलकुलेशन के हिसाब से आज तक बीएमसी में शिवसेना है। बिल्कुल सर, पूछना चाहूंगी ये कि जब चलिए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के लिए हो, वोट बैंक के लिए हो, जिस चीज के लिए भी हो, आखिर शिव शक्ति भीम शक्ति एक तो हुई है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें खौफ क्यों नहीं है इस तरह के एट्रोसिटीज करते हुए? क्या उन्हें संविधान का कोई डर नहीं है? क्या लॉ का कोई डर नहीं है जो इतने खुले आम गुंडागर्दी कर रहे हैं? नहीं, ये एट्रोसिटी की जो भी घटनाएं होती है उसमें हम बार बार यही मैं भी कहता हूँ कि यहाँ पे कोई पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस नहीं रहता। हाँ, एक रहता है जो लोकल एरिया में। अभी ये जो माजी सरपंच है वो शिवसेना का है, तो उसका जाहिर तौर से उसका उस गांव में वर्चस्व रहा है। और एक बौद्ध महिला, तो कितने उस गांव में घर रहेंगे बौद्धों के, कितने दलितों के गांव में रहेंगे भी नहीं, गांव के बाहर रहेंगे, गांव के बाहर ही शायद रहेंगे उनके घर भी। तो ये डेयरिंग कहाँ से आती है? तो ये डेयरिंग जाहिर तौर से पॉलिटिकली प्रेशर या पॉलिटिकली जो इन्फ्लुएंस है वहीं से आती है। तो ये नाकारा नहीं जा सकता कि शिवसेना ने आज अभी तक
इस बारे में, इस पूरे घटना के बारे में अपनी कोई भी भूमिका पर मीडिया में नहीं जाहिर की है। हमने उनको जब इनवाइट भी किया था, इस डिबेट के लिए बुलाया था, तो कोई भी प्रतिनिधि शिवसेना भेजने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने क्लियर कह दिया था कि नहीं, हम इसमें हाथ नहीं डाल सकते, हम बिल्कुल कोई जवाब नहीं देंगे, आप प्लीज किसी और को बुलाइए, लेकिन शिवसेना से कोई नहीं आएगा। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और भी कई सारे मुद्दे हैं जिन पर बात होगी। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है। चर्चा हम कंटिन्यू करेंगे, जहां पर बात होती है झंडा फहराने की, झंडा लहराने की, अपने सीने पर झंडा लेकर चलने की। जिस भी तरीके से हम 15 अगस्त को अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं, तो ये हक किस किस को है, कौन कौन इंडियन है, ये सबसे पहला प्रश्न उठता है। वो सरपंच जो थी वो एक बौद्ध महिला थी, जब उसकी जाति पर से इतना बड़ा अपमान उसका किया गया, तो क्या बौद्ध इंडियन नहीं है, क्या वो भारतीय नहीं है, क्या उनको हक नहीं है झंडा फहराने का? शिल्पा मैम, आपसे पूछना चाहूंगी पहले, नेशन मीन्स व्हाट? नेशन क्या है? क्या हम ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को नेशन समझते हैं? क्या एक बाउंड्री के अंदर रहने वाले लोगों के समुदाय को हम नेशन समझते हैं? क्या है नेशनलिज्म? क्या वो फीलिंग है? अगर हम सबको सेम नहीं समझते हैं, इक्वालिटी नहीं मानते हैं, तो एज ए नेशन हम लोग ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। तो जो भी इस भारत का नागरिक है उसे, और ये जो महिला थी, ये तो वहाँ की सरपंच थी, तो इसे तो बहुत मतलब इसका तो अधिकार था, प्रथम अधिकार था, तो यह अधिकार उसे डिनाई किया गया है, क्योंकि हम लोग नेशन विद इन नेशंस है, एक नेशन के अंदर छोटे छोटे नेशंस बना चुके हैं, और ये जो दूरियां है इंसान की, ये बढ़ती जा रही है, क्योंकि पॉलिटिकल कास्ट का पॉलिटिसाइजेशन किया है, रिलीजन का पॉलिटिसाइजेशन किया है। इसकी वजह से एक गांव में एक डोमिनेंट कास्ट है और जो माइनॉरिटी है, जो नंबर्स में कम है, तो ये उन पे रूल करना चाहती है। तो क्या हम फ्री है एज ए नेशन? हमें और ग्रोथ करनी चाहिए। जी शिरके सर, आपसे पूछना चाहूंगी, क्या लगता है जो हम कहते हैं, बचपन से सीखते आ रहे हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्या ये उल्टा नहीं हो रहा है? डाइवर्सिटी इन यूनिटी नहीं हो रहा है यहाँ पर? क्या जैसे कि अगर ये बौद्ध महिला थी, अगर कोई मुस्लिम होता, उसके साथ जब अगर ऐसा कुछ करते तो उन्हें कह देते कि आप पाकिस्तान चले जाओ। अब बौद्धों के साथ इस तरह से हो रहा है, तो उनको कहाँ भेजेंगे? क्या ये जो मेजॉरिटी, जो डोमिनेंट जो कास्ट और डोमिनेंट जो रिलीजन है यहाँ की, वो क्या चाहते क्या है? आपको क्या लगता है? आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद भी, और 56 में जब हम बौद्ध बने हैं, तो उस दौर से आज तक हमें इस तरह के घटनाओं का सामना हर रोज़ करना पड़ता है। तो ये उसी का नतीजा है, ये उसी का सिंबॉलिज्म है जो हमारे साथ हमेशा घटता है। जो लोग इस तरह की घटनाएं करते हैं, उनको ये बात बिल्कुल जाहिर तौर से क्लियर होती है कि हाँ, इनके पास कुछ नहीं है, ना इनको कोई पॉलिटिकल सपोर्ट है, ना इनका कोई पॉलिटिकल लीडर है। 15 अगस्त को ये इंसिडेंस हुआ है, लेकिन और कल जाके जब मीडिया में, हमारे मीडिया में जब ये बात आई, जो नेशनल मीडिया में अभी तक नहीं आई है, हमारे मीडिया में जब ये बात आई, हमने इस घटना को जब पूरे महाराष्ट्र में चलाया, तब जाके वहाँ पे एफआईआर दर्ज हुआ है। जाहिर तौर से मुझे एक बिल्कुल स्पष्ट था कि इस पे एट्रोसिटी लगनी चाहिए थी, वो नहीं लगा। ये 2 बेलेबल ऑफेंस लगा के उन्होंने खाली एफआईआर दर्ज किया, जिसके वजह से उस 8 जन को जमानत भी मिली है। तो ये क्लियर है ना कि यहाँ के जो दलित है, यहाँ के जो बौद्ध है, यहाँ की जो माइनॉरिटीज है, यहाँ के जो मुस्लिम है, उनको उनके पीछे खड़े रहने वाली जो भी ताकतें होती है, जो भी शक्तियां होती है, वो उनके पास नहीं है। ये सामने वाले पूरी तरह से जान चुके हैं। वैशाली जी, आपसे पूछना चाहूंगी, नेशनलिज्म दर्शाने का हक किस किस को होता है, या किस तरह से हम नेशनलिज्म, अपना राष्ट्र प्रेम, अपना देश प्रेम दिखा सकते हैं? क्या बौद्धों को यह हक नहीं है? इंडिया में रहने वाले हर एक को हक है, क्यों नहीं है? इसमें बौद्ध हो या कोई भी हो, हर एक को है। जो भी इंडियन सिटीजन है उसको ये हक है। तो इसलिए मैं उसमें कुछ डिवीजन नहीं करना चाहती हूँ कि बौद्ध को होना चाहिए या फिर अपर कास्ट को होना चाहिए, लोअर कास्ट को होना चाहिए। हक हर एक को है, बिल्कुल हर एक भारतीय को होना जरूरी है। और जैसे कि एट्रोसिटी की बात हमारे भाई साहब बार बार कह रहे हैं, एट्रोसिटी
जबकि ये बनता था उनका कि एट्रोसिटी भी उनके ऊपर लगाया जाए। लेकिन हमारे देश में ऐसे भी पॉलिटिकल पार्टीज है जिनका कहना है कि एट्रोसिटी एक्ट्स नहीं होने चाहिए, बंद कर दो। तो ये तो सबसे शर्मनाक बात है। पहले ही हम दबे हुए हैं और हमें और कितना दबाया जा सकता है, यही वो चाहते हैं। जैसे कि छोटा मोटा केस लगा के रफा दफा कर देते हैं मामला, जो कि आगे तक नहीं चलता। अभी इसमें भी अगर आप देखते हो, ये जो हमारी ताई है जिसको झंडा लहराने के लिए जो मना किया है, तो उनको केस आप वापस ले लीजिए, नहीं तो बिल्कुल आप पे देशद्रोह लगाया जाएगा। ये विषय में तो ये कहाँ की बात है? शिरके सर, आपसे पूछना चाहूंगी, ये जितने भी हम देख रहे हैं कई सालों से जो भी एक्टिविस्ट रहे हैं, जिन्होंने क्रांति की बात की हो, जिन्होंने मेन स्ट्रीम के अगेंस्ट जितनी लेफ्टिस्ट लोग रहे, लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोग रहे, उन पे सीधा सीधा सिडेशन लगा देते हैं, देशद्रोह उनको बता देते हैं। कई सारे अम्बेडकराइट संस्थाओं पे लगा देते हैं, जो दूसरा कई सारे शाहिरों पे लगाया है। तो ये सिडेशन के चार्जेस किस पे लगने चाहिए, क्यों लगने चाहिए, क्या क्राइटेरियाज होनी चाहिए इसके अंदर? देखो, अभी आज हमारे देश का जो राजकीय माहौल है वो उसको हम मद्देनजर रखते हैं। बीजेपी की सरकार जब से आई है पिछले 2 सालों से, तब से ये मुद्दा बार बार चर्चा में आ रहा है। कांग्रेस की जब सरकार थी तब किसी के ऊपर राष्ट्रद्रोह का, देशद्रोह का ये स्टैंप नहीं लगाया था, तो लगाया था। लेकिन जिस प्रमाण से अभी ये 2 साल में ये वर्ड को रेज किया जा रहा है, उतना स्पीड भी नहीं था। तो ये अचानक से राष्ट्रभक्ति भाजपा वालों में और उनके सहयोगी पार्टियों में कहां से आई है, ये सच में एक क्या सवाल स्ट्रैटेजी है। लगती है इसके पीछे? जितने भी लोग जो शाहिर है, जो अम्बेडकराइट विचारधारा को प्रसार करने के लिए कार्यरत है, उनको क्या देशद्रोह के बहाने से दबाने की ये पूरी स्ट्रैटेजी है? जाहिर बिल्कुल सी बात है। ये एक आसान हथियार इन शासनकर्ताओं को मिला है कि जो भी हमारे खिलाफ बात करेगा, जो इस सिस्टम के खिलाफ बात करेगा, उसको सिंपली वर्ड है एक राष्ट्रद्रोह या ये देशद्रोही है, इतना ही पुकारना है उसको। इतना एक स्टैंप लगा दिया तो उनका काम हो जाता है। आज कन्हैया कुमार के बारे में भी वही हुआ था। रोहित वेमुला जैसा एक होनहार लड़का हम लोग ने गंवाया है। ये सब इसी बात की सब पुष्टि देते हैं कि इस देश में हमारे खिलाफ जो बोलेगा वो देशद्रोही है। जी, वैसे ये देशद्रोह, ये सिडेशन के जो चार्जेस है वो किस पर लगाए जाने चाहिए, क्या क्राइटेरिया होता है? शिल्पा मैम, क्या आप कुछ ऐड करना चाहोगे? नहीं, मैं वही जो राकेश ने जो बात कही कि जो सिस्टम में जो गलतियां है उसके खिलाफ जो बात करेंगे उसे हम देशद्रोही कहेंगे। वैसे आइडियल क्या होता है इसका लॉ, मतलब किस पे लगना चाहिए? वैसे जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी है या वहाँ पे वायलेंस दिख रहा है या कुछ वाइडर लेवल पे कुछ ऐसे प्लानिंग्स हो रहे हैं जिससे देश के सिक्योरिटीज़ को थ्रेट्स है और वायलेंस वहाँ पे है। लेकिन अगर हम कुछ अपना ओपिनियन देना चाहते हैं या किसी गोल के लिए काम कर रहे हैं और अगर वो डेमोक्रेटिक फ्रेम में काम कर रहे हैं, मतलब हमें बार बार ये याद रखना है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया है और कॉन्स्टिट्यूशन को बेस रख के ही हमें अपना काम करना चाहिए। मतलब लेकिन अभी फिलहाल हम 2 सालों में जो देख रहे हैं, इस लॉ का बहुत बुरी तरीके से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। सही बात है? हाँ, ये तो सही है। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और भी बातें जारी रहेगी। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है, जहां हम बात कर रहे थे कि देश प्रेम क्या होता है, व्हाट इज पेट्रियोटिज्म, व्हाट इज नेशनलिज्म। तो जिनके फॉलोअर्स को फिलहाल हम देख रहे हैं बड़ी तादाद में सिडेशन के चार्जेस लगा के देशद्रोही कहा जा रहा है, उनकी अगर बात करें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, तो उनका एक बड़ा ही फेमस सेंटेंस है, आई एम द फर्स्ट इंडियन एंड आई एम द लास्ट इंडियन, एंड फर्स्ट इंडियन एंड आई एम लास्ट इंडियन। ये खुद ही बता देता है कि कितने बड़े देशभक्त वो थे। तो उनके फॉलोअर्स क्या देशद्रोह करेंगे, ये एक बड़ा सवाल उठता है। लेकिन हम मुद्दे पर अभी आएंगे। शिरके सर, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि एट्रोसिटी की जरूरत क्यों, एट्रोसिटी हो क्यों रही है? ये एट्रोसिटी से बचने के लिए बाबा साहब ने पूरी उम्र कास्ट को खत्म करने के लिए इतनी कोशिशें की, लेकिन जब नजर आया कि कुछ हो नहीं रहा है तो उन्होंने धर्मांतरण का एक ऑप्शन सबसे बड़ा उनको दिखाई दिया।
लेकिन उसके बाद भी आज उनके साथ एट्रोसिटी हो रही है। बौद्ध होने के बावजूद उस पंचायत उस सरपंच के ऊपर जो हरकत हुई, जो बुरी तरह से ट्रीटमेंट उनको दिया गया, क्या लगता है क्या कन्वर्जन से कोई फायदा हो पा रहा है? नहीं, कन्वर्जन का यहाँ पे मुद्दा नहीं, एट्रोसिटी एक्ट का जो एक्चुअली मुद्दा है वो मैं एक बात फिर से याद दिलाना, एट्रोसिटी क्यों कर रहे हैं लोग? हाँ वही उसी पे जा रहा हूँ। खैरलन जी अगर हमें याद हो ना, तो वहाँ से ये सब बातें शुरू हुई है। खैरलन जी में जिस तरह से उस पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया गया था, उस वहाँ से हर महीने में, हर हफ्ते में एक घटनाएं ऐसी होती थी, कहीं ना कहीं तो होती थी। मीडिया जहाँ से बढ़ने लगा था, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी बढ़ा था और प्रिंट मीडिया भी बढ़ने लगा था, तो उस वजह से ये सब घटनाएं लोगों के सामने आना शुरू हुआ था। ये सबसे शुरुआत की बात है। लेकिन बीच के अंतराल में इन घटनाओं ने बहुत ज़्यादा और बहुत बड़े तरीके से अपना रूप धारण किया था, जो काफ़ी चिंतित डालने वाला था। तो इसके ऊपर से बहुत बहस होने के बाद एट्रोसिटी एक्ट की जो जरूरत है वो हमने समझ ली और उसको हमारे लॉ में उसे हमने इम्प्लीमेंट किया है। तो इस तरह के लॉ आने के बाद भी, इस तरह का एक्ट आने के बाद भी एट्रोसिटीज के मैटर्स जो है उनमें कटौती नहीं है। जी, बिल्कुल नहीं। बहुत ज्यादा उल्टे हो रहे। अभी कोपरडी का इशू और ज्यादा बढ़ रहा है। कोपरडी का इशू अभी है, खरड़ी का इशू अभी चल रहा है। फास्ट ट्रैक में ऊना का भी लेटेस्ट है। और ये इसमें तो एट्रोसिटी लगा ही नहीं। मैं आज इस शो के माध्यम से वापस से मांग कर रहा हूँ, पहले वहाँ पे एट्रोसिटी होनी चाहिए, लगनी चाहिए। एट्रोसिटीज क्यों होनी चाहिए? इसका मतलब उस आदमी ने जो किया है उसको ये पता था कि ये महिला किस जात की है जी। उसको ये पता नहीं था, उसने ये सोचा नहीं है कि ये महिला हमारे देश की है। उसने ये देखा है कि ये महिला मेरी जाति की नहीं है, हमारे हिंदू धर्म की नहीं है, बौद्ध धर्म की है। ये जो सोच है, इस सोच को मारने के लिए एट्रोसिटी है। तो उसका अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे ऐसी सोच को मारने के लिए, मैं उस इंसान के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं उस माजी सरपंच के बारे में बात कर रहा हूँ जिसने ये सोच रख के उस महिला के साथ बर्ताव किया। शिल्पा मैम, आपसे पूछना चाहूंगी, जो सवाल मैंने किया था, क्या धर्मांतरण के बाद एट्रोसिटी होने में कोई कटौती हुई है? जैसे कि हम देख सकते हैं कि रोहित वेमुला की केस इतनी बड़ी थी, उसके ऊपर इतना एट्रोसिटी किया गया और उसके बाद में मुंबई में आकर उन्होंने दीक्षा ली, उनकी माँ ने दीक्षा ली, उनकी परिवार ने दीक्षा ली और धर्मांतरण किया। लेकिन क्या धर्मांतरण के बाद जो मनुवादी जो लोग हैं, जो एट्रोसिटीज करने वाले जो परपेट्रेटर्स है, क्या उनकी मानसिकता में फर्क आएगा कि नहीं, अब ये दलित नहीं रहे, अब ये बौद्ध हो गए, तो अब इन पर अत्याचार नहीं करना चाहिए? क्या कोई परिवर्तन आएगा ऐसा? नहीं, वो मतलब जो बौद्ध बनने का डिसीजन बाबा साहब ने लिया 56 में, वो डिसीजन ये था कि हम लोग कल्चरल रिवोल्यूशन की बात कर रहे थे कि हम लोग अपना एक कल्चर अलग बनाएंगे, क्योंकि जेनेटिक डीएनए फॉल्टी है। हिंदुइज्म का जो ब्राह्मणिकल वर्जन है उसका डीएनए ही फॉल्टी है कि हर कास्ट दूसरे कास्ट को नीचे मानती है। और जो यहाँ पे देखो, जो ये खुद भी विक्टिम है, जो अब्यूजर है वो खुद भी विक्टिम ही है उस कास्ट सिस्टम का। तो क्योंकि एक के ऊपर एक खड़ा है, एक के ऊपर एक खड़ा है, तो हम बौद्ध बनने से हमारे ऊपर अत्याचार शायद एक टाइम के लिए, जैसे कि हिस्ट्री खैरलान जी नहीं है, हिस्ट्री तो बहुत पहले की है, पेरुमल रिपोर्ट आया था 70s में, तब से नेशनल लेवल पे तमिलनाडु से लेके बिहार पंजाब तक एट्रोसिटी आफ्टर फ्रीडम ही हो ही रही है, क्योंकि हम लोग असर्टिव हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप बौद्ध बन गए इसलिए हम आपको समान दर्जा देंगे और आपको एट्रोसिटी नहीं करेंगे। ऑन अ कॉन्ट्रेरी, आप बौद्ध बन गए हैं, आप एक पैरेलल कल्चर की मांग कर रहे हैं, तो हम और एट्रोसिटी करेंगे। ऐसी इस तरह से जातिवादी लोग आपको देखेंगे। बिल्कुल, यानी उनका गुस्सा और बढ़ रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हो रही है हमारे बराबरी में आने की, ये दर्शाने के लिए वो और ज्यादा एट्रोसिटी की केसेस बढ़ रही है। मैम, आपसे पूछना चाहूंगी मैं, वैशाली जी, जैसे कि हमने एक उपाय बाबा साहब ने ये बताया था कि धर्मांतरण, एक उपाय ये था कि शिक्षा ग्रहण करो, पढ़ो लिखो, एक उपाय ये बताया था कि आप खुद सत्ताधारी बनो। लेकिन सत्ता में आने के बावजूद भी आप पर अन्याय हो रहा है। अब ये जो महिला है जिनका नाम रुक्मिणी ओवाल है, जिनके साथ ये वारदात हुई है, वो वहां की सरपंच है, यानी एक ओहदा है उनके पास,
एक बड़ी पोस्ट है, काफी लोग उन्हें सम्मान करते होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी घटना हो रही है, उसके बावजूद भी उन्हें नीचे दिखाया जा रहा है। तो क्या उपाय अभी लाना चाहिए, क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे ऐसे लगता है कि शिक्षा के बारे में जब आप बात करते हो तो अभी ये जो पिछड़ा वर्ग है, मतलब हम लोग जो भी बैकवर्ड क्लासेस है वो एजुकेशन में थोड़े आगे आ रहे हैं, और ये कोई नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़े, हमारे बच्चे अच्छा लिखे, हमारे बच्चे बड़ी पोस्ट पे जाए, ये वो कभी नहीं चाहेंगे। या फिर हमारी महिलाएं बड़े आगे इनसिक्योर, हाँ, क्योंकि वो इनसिक्योर खुद को फील कर रहे हैं कि अगर ये ज्यादा पढ़े लिखे तो ये टॉप पे जाएंगे और फिर हमारा क्या। बिल्कुल, ये तो है ही, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसा कोई हो। और जब भी महिलाएं की बात आती है तो मुझे आपसे ये कहना है कि आज अगर आप देखते हो तो महिला है कहाँ पे पीछे है, हर जगह पे महिला आगे है। तो ये कोई भी पुरुष मानसिकता जब तक हम नहीं बदलते हैं तब तक ये बातें होती रहेगी। जब तक आप अवेयरनेस प्रोग्राम्स, हम बहुत बार ये चाहते हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स की जरूरत है, लेकिन अवेयरनेस प्रोग्राम्स करेगा कौन, बात ये है जी। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, तो मुझे लगता है कि चलो ये अवेयरनेस प्रोग्राम करना बहुत जरूरी है। अभी आप ये मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं कि उनको फ्लैग लहराने का अधिकार नहीं दिया, लेकिन आपके चैनल पे मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि क्या सही मायने में महिला सुरक्षित भी है। अधिकार तो अलग की बात है, तो क्या महिला सुरक्षित भी है? क्योंकि आज हम ऐसे दिन पे हम ये चर्चा कर रहे हैं जिस दिन आज रक्षाबंधन है और हर भाई से अपनी बहन या पिता से या अपने दोस्त से यही चाहती है कि वो उसकी रक्षा करे। तो मुझे ये लगता है कि क्या हम आज भी सुरक्षित है? नहीं है। हर एक दो दिन में आपको ये पता चलता है कि कहीं पे बलात्कार के केसेस हुए हैं। अभी कल की बात है, जैसे कि गोवंडी मानकुर की बात चल रही, बात हो गई, ये कोई भाई ने आज तक कोई रेप बचाया, ऐसी कोई केस हमारे पास नहीं आई। बचाया नहीं, ये आपके पास नहीं आए, मतलब मैं आपका मतलब हमने कभी न्यूज में या कहीं पर सुना नहीं है कि भाई ने बहन की रक्षा की हो, या जितने रेप केसेस होते हैं तो कितने भाई सक्षम है अपनी बहनों की इज्जत बचाने में, ये एक बड़ा सवाल होता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, लेकिन ये कल्चर के तौर पर हम उसको बस एक निभाना है इसलिए निभा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूंगी कि अगर जब ये ऐसे प्रकार के केसेस होते हैं तो समाज बन के हमारा ये अधिकार बनता है कि हम उसके ऊपर आवाज उठाएं। तो मुझे आप बताइए कि आज तक जितने भी केसेस हुए हैं, क्या उस केसेस को लेके आज तक फास्ट कुछ रिजल्ट आया है? कुछ भी नहीं आया है। अभी कल की बात है, मौलवी ने 2 लड़कियों पे मदरसे में अत्याचार किया है। इस पर हाँ, मैं ताई को थोड़ा सा रुकाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बात यहाँ पे हो रही है बौद्ध महिला की जी। और ताई शुरू से ही कह रही है कि वो बौद्ध है, उसे बाजू में रखो, वो महिला है। तो मैं एक 2 उदाहरण देता हूँ। जब 1930 में पहला मंदिर प्रवेश का आंदोलन हुआ था, तो एक महिला को एक पुजारी ने धक्का मार के बाहर निकाला, तो उसने उसको मारा था, उस महिला ने। दूसरा इंसिडेंस हमारे पास है, अगर हम इतिहास पढ़े तो 1938 में एक अखिल भारतीय महिला परिषद हुई थी। उस महिला परिषद में 2 दलित महिलाओं को बाजू में बिठा के खाना खिलाया गया था। तो उसका तुरंत ही वहाँ पे निषेध हुआ था, और उसके बारे में उस वक्त भी कहा गया था कि हम महिला हैं, हम दलित हैं। ये दलित है, ये सही बात है, लेकिन हम भी महिला हैं। तो जिस उस बात में जो स्त्री मुक्ति जो हमारी है, जहाँ से लेके शुरुआत हुई है ना, वहाँ पे भी आज भी वही चित्र है। एक महिलाओं में भी एक सवर्ण महिला जो है वो इस मूवमेंट का नेतृत्व कर रहे हैं, और वो इस तरह की निचले जो तबके की औरतें हैं, महिला हैं, उनके बारे में नहीं सोच रहे। उनके सवाल अलग है। मैं ताई को बताना चाहूंगा, सवाल अलग तो है, लेकिन हाँ। फिर भी जैसे हम देखेंगे कि यहाँ के जो मेन स्ट्रीम रहे हैं, जो यहाँ के दमन करने वाले जो लोग रहे, उनकी विचारधारा अगर देखें, जो वर्ण व्यवस्था देखें, तो महिलाओं को, सभी महिलाओं को दलित ही समझा जाता है यहाँ पर। हमेशा से हमेशा दुय्यम दर्जा दिया है। और अगर बात करें तो महिलाओं का दमन तो होता ही है, दलितों का भी होता ही है, और अगर महिला दलित हो तो ये उनके लिए और डबल दमन हो जाता है। यही मैसेज आज का हम देना चाहेंगे कि बिल्कुल महिलाओं ने डरना नहीं है, और बस ऊपर आना है, अपने लिए खुद को स्टैंड लेना है। और दलितों को भी इसी तरह से मोर्चे तो होते रहते हैं, लेकिन कोई बड़ा स्टैंड लेने की फिलहाल जरूरत है,
जिससे ये जो सरकार है, बीजेपी सरकार हो या शिवसेना हो, उनको एक अच्छी समझ हम सिखा सके, कुछ अच्छा एक लेसन सिखा सके। इस तरह से कुछ एक बड़ी कोई घटना होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और फिलहाल वक्त तो होता है हमारा यहाँ से विदा लेने का। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आवाज इंडिया टीवी। नमस्कार।